अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हक स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन। नाजरीन, पाकिस्तान में तकरीबन 126 से ज़ायद सियासी पार्टीज़ जो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हैं। हर एक पार्टी एक नए मंशूर के साथ, नए मैनिफेस्टो के साथ, नए बुलंदोबांग दावों के साथ मंजर आम पे आती है। कुछ ऐसे वादे, कुछ ऐसे दावे वो सामने लेकर आते हैं जिससे लोगों को अपने साथ वो शामिल करते जाते हैं। लाखों की तादाद में लोग सपोर्टर्स हैं। बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ पाकिस्तान में जिस तरह मौजूद हैं, 3-4 मेजर पार्टीज़ हैं जो अक्रॉस द कंट्री आप उनको देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी पार्टीज़ होती हैं जिनको शायद उतनी फेम नहीं मिलती, उनका जो मंशूर होता है उनका भी ज़ाहिर है बेहतर होता है। उसकी वजह क्या होती है कि वो इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाती। लेकिन कुछ पार्टीज़ हैं जो बिल्कुल ही बहुत लिमिटेड लेवल पे काम करती हैं, एक सूबे की हद तक कह लें, या कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ शहरों तक, चंद सिटीज़ तक महदूद होती हैं। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, राशिद मलिक साहब, उनका तारुफ आपसे करवा दूँ। इन्होंने भी एक नई पार्टी का आगाज़ किया है, तहरीक इस्लामाबाद के नाम से पार्टी का आगाज़ किया है इन्होंने। एक शहर का नाम इन्होंने दिया, दारुल हुकूमत है जो पाकिस्तान का कैपिटल है। अब इनसे हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। एक सबसे पहले सर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। सर ये बताइएगा, आपने ये जो पार्टी का नाम रखा है तहरीक इस्लामाबाद, ये किस वजह से आपने इस तरह का नाम क्यों रखा? इसके पीछे मकसद क्या है इस तरह का नाम रखने का? अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको जो वो हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद की हिस्ट्री को अगर आप ये देखें तो इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान के कुछ 15-16 साल बाद जो है वो मर्ज़ वजूद में है। 1957 में जो इसका फैसला हुआ था इसको बनाया जाए, 1960 में इसकी बुनियाद रखी गई जी जी। और बाकी शहर जो है वो ज़र पाकिस्तान के साथ जो है वो आबाद हुए थे। अब हुए से जब इस्लामाबाद बने तो यहाँ पर मुख्तलिफ जगह से लोग आके आबाद होने शुरू हुए। कोई बलोचिस्तान से है, कोई सिंध से है, कोई पंजाब से है। मुख्तलिफ लोगों को जो है वो प्लाट अलाट होते थे, तो यहाँ पे लोग अपने घर बनाते, फिर अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे शिफ्ट करते थे। 70 साल तकरीबन ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। अब आके इस्लामाबाद ने एक शक्ल जो है वो अडॉप्ट की है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसे कि जो लोग यहाँ पे आए, आबाद हुए, मेंटली तौर पे वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सके कि अब यही जो है उनका शहर है, यही उनका घर है। तो उनकी बहुत सारी बेसिस, क्योंकि पीछे सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान जहाँ सूबों से वो आए हुए हैं, वहाँ पर उनकी बेसिस हैं, उनकी जड़ें वहाँ पर हैं। तो बेसिकली तहरीक इस्लामाबाद का असल मकसद ये है कि उन सब लोगों को ये रियलाइज़ कराया जाए कि अब इस्लामाबाद जो है वो हमारा घर है, इस्लामाबाद हमारा जो है वो शहर है, हमने इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और तहरीक जो है वो बेसिकली ये है कि जो लोगों के माइंड जो है उनको सेट करना कि अब ये बेसिकली हमारा शहर है, हमने इसकी बेहतरी के लिए काम करना है। हमारी नस्लें यहाँ पर हैं, हमारे बच्चे अब यहाँ पर पैदा होंगे, यहाँ पर पढ़े लिखेंगे और यहाँ पर जवान होंगे, अब उनके वसाइल के लिए हमने काम कर रहे हैं। तो वो जो एक माइंड सेट है बेसिकली लोगों को ये बताने का कि जी आपका अब ये शहर है, उसको जो है वो तहरीक इस्लामाबाद का नाम हमने दिया। तहरीक बेसिकली एक चीज़ चलते रहने का नाम होता है। Exactly. वो एक मूविंग चीज़ है जो ऑन गोइंग चीज़ है। आपका मंशूर क्या है? जिस तरह मैंने अपने आगाज़ में कहा कि हर एक पार्टी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पेपर वर्क करती है, थ्योरेटिकल वो वर्क उनका इतना अच्छा होता है पेपर में, तो बहुत बुलंदोबाग दावे नज़र आते हैं। लेकिन जो वो मूव ऑन करते जाते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, तो वो सब कुछ बुला देते हैं। आपका मंशूर क्या है? देखिए, मंशूर तो एक वन लाइनर होता है। मंशूर तो एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है कि इस्लामाबाद के शहरियों के यानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद करना और इस्लामाबाद को जो तमाम पाकिस्तान के लिए मुफीद बनाना, इतना पोटेंशियल बनाना कि तमाम पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद से फ़ायदा उठा सके। आप ये देखें ना जी, अगर आप इस्लामाबाद के बारे में थोड़ा सा स्टडी करें तो कि मैंने 1 लाख बच्चे जो हैं वो पूरे सूबों से, पूरे पाकिस्तान से जो है वो इस्लामाबाद आते हैं पढ़ने के लिए। वो इस ख्वाब के साथ आते हैं कि जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट होगी तो यहाँ पर हमें नौकरियाँ मिलेंगी, यहाँ पर हमें कारोबार मिलेगा। तो हमारा मंशूर ये है कि इस्लामाबाद को इस तरह से बनाएं कि वो जो ख्वाब लेकर आए यहाँ पर बसने का, उनको बसाया भी जाए, उनको इतनी नौकरियाँ यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो, इतना कारोबार यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो कि उन बच्चों को जो है वापस जाने की ज़रूरत ना पड़े। और बाकी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए जो है वो काम कर रहा है। सर, इसमें मैं आपसे जो अगला क्वेश्चन करना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान में ये फ़र्स्ट टाइम ऐसी पार्टी देखने को मिली जिसका नाम एक शहर के नाम पे रखा गया इस तरह से। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, तो इसमें जो इस्लामाबाद के लोगों के मसाइल हैं, बहुत मुश्किल किस्म के हालात का सामना लोग कर रहे हैं। बाहर से बैठे हुए लोग तो जो इस्लामाबाद, आउट ऑफ इस्लामाबाद रहते हैं, वो ये समझते हैं शायद ये शहर बड़ा पुरसकून किस्म का है, बड़े इंजॉय कर रहे हैं लोग, बड़ी एक्साइटेड किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन यहाँ हकीकत ऐसी नहीं। आप इनके मसाइल कैसे हल करेंगे लोगों के? देखिए, ये तो हकीकत है कि इस्लामाबाद जो है वो बड़ा पुरसकून है। जी जी। जैसे क्राइम रेट जो है वो इस्लामाबाद ने मेंटेन किया, इस्लामाबाद के शहरियों ने मेंटेन किया, पूरे पाकिस्तान में आपको ऐसा क्राइम रेट नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमारा 0% 1% के करीब भी आप कह सकते हैं। शाज़ व नाज़िर कोई वारदात होती और वो भी मोस्टली ऐसा पता चलता है कि जो वारदात करने वाले थे वो किसी और जगह से हैं, वो इस्लामाबाद के लोग नहीं हैं। पुरसकून तो है, फ़ज़ा भी बहुत अच्छी है, यहाँ पर प्लांटेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। जी जी। हमारी फ़ज़ा जो है वो बाकी पूरे पाकिस्तान से जो है वो बेहतर है। जहाँ तक मसाइल की बात है, देखिए मसाइल को हल करने के लिए सारों से पहले आपको समझना पड़ता है कि मसाइल हैं क्या। ठीक है। मसाइल तो उस वक्त हल होंगे ना जब आप समझेंगे कि यहाँ पर ये मसला है, यहाँ पर ये मसला है। अब मसाइल जो वो 2 तरह के होते हैं।
एक वो होते हैं कि जी जिनका हमें रोज़मर्रा डेली बेसिस पे हमें जो है वो फेस करना पड़ता है, ठीक और एक वो मसाइल होते हैं जो जनरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इस्लामाबाद में इस वक्त दोनों तरह के मसाइल जो है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में वो मसाइल भी हैं कि जी जो डेली बेसिस पे हमें अफेक्ट करते हैं, मसलन रूरल एरिया में आप चले जाएँ तो वहाँ पर सड़कों के कुछ मसाइल हो सकते हैं, गैस के मसाइल हैं, पानी बिजली के मसाइल हैं। अगर आप जनरेशन अफेक्टेड इश्यूज़ को जो है वो आप बात करते हैं, हमारी नौकरियाँ क्या होंगी आने वाले टाइम में, इस्लामाबाद का जो है वो सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, हम जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेंगे, यहाँ बिजनेस पे जो है वो डिपेंड करेंगे, हम नौकरियों पे डिपेंड करेंगे, क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई हमारे पास ऐसी आ रही है कि जी हमारे पास जो है वो ढेरों नौकरियाँ होंगी, या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई नौकरियाँ खुलने वाली हैं। तो ये सारे मसाइल हैं जिनको हमने कलेक्टिवली साथ लेकर चलना है। वो इश्यूज़ जो हमने डेली फेस करने हैं उनको भी, और वो इश्यूज़ जो जनरेशन ने 10 साल बाद फेस करने हैं उनको भी। तो इन दोनों को हम इकट्ठा करके फिर इनका हल जो है वो ढूंढेंगे। आपके जो मंशूर आपने हमें दिया था वो मैंने रीड किया, उसमें स्टडी करते हुए मैंने ये देखा कि आपने मेंशन किया था इस्लामाबाद को सयाहती मरकज़ बनाया जाए, टूरिज़म डेस्टिनेशन इसको बनाया जाए। आप क्या सजेस्ट करते हैं किस तरह से ये, जैसे कि इस्लामाबाद दुनिया का सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड है, तो आप क्या सजेशन देंगे इदारों को, या आपके पास इसका क्या सलूशन है कि आप इसको एक सयाहती मरकज़ बना सकें इस शहर को? हाँ देखिए, हर मुल्क जो है वो कोई ना कोई लॉबिंग करता है अपनी सेहत को डेवलप करने के लिए, कोई ना कोई स्ट्रेटजी होती है उसके पास। मिसाल के तौर पे मैंने ताजमहल नहीं देखा, लेकिन मुझे ताजमहल का नाम पता है। एफल टावर जो है वो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, लेकिन लोगों को पता है कि ये किस तरह की चीज़ जो वो एग्जिस्ट करती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हिस्ट्री में मिली होती हैं, जैसे ताजमहल जो है वो आपको बना हुआ मिला है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप खुद से बनाते हैं, फिर आप उनको मार्केट करते हैं, फिर आप बाहर से जो है वो टूरिस्ट को एंगेज करते हैं कि जब हमारे मुल्क में पूरी मार्केटिंग होती है, डिपार्टमेंट्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे होते हैं। तो इस्लामाबाद जो है वो नेचुरली इतना खूबसूरत है कि जी हम इसे बहुत आराम से जो है वो सयाहती मरकज़ जो है वो बना सकते थे। अनफॉर्चुनेटली इदारों ने काम नहीं किया, या प्लानिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकी, लेकिन अभी भी जो है वो वक्त नहीं गुजरा। अभी भी हमारे पास ये वो इतना मार्जिन है कि हम इसको जो है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे पिकनिक स्पॉट्स हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को हम इनवाइट करते हैं, उनसे हम जो है वो प्रपोजल्स मांगते हैं, वो हमें प्रोजेक्ट बना के देते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बच्चों ने हमें कहा कि शकरपनिया में जो है वो 300 कैंपिंग के लिए हमें वहाँ पे जगह दें, उसको बिल्कुल लेवल करके ग्रीन करके, वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ पर फेंसिस जो है वो लगा के दें। इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो वहाँ पर रात गुजारें, सर्दी में या गर्मी में, जब भी वो चाहें, उसकी जो वो एक फ़ीस होनी चाहिए। वो फ़ीस हम CDA को दे सकते हैं, या गवर्नमेंट का कोई भी इदारा जो है वो हमसे फ़ीस जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो उससे एक बड़ा अच्छा कैपिटल जो है वो जनरेट हो सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे किले हैं जो कि गुमनाम हैं। आप अगर वात में चले जाएँ तो वहाँ पर एक किला है, आप गुलबर्गीन में चले जाएँ, वहाँ पर तकरीबन 24 किलोमीटर के फासले पे एक बहुत अच्छा किला है, बहुत बड़े साइज़ के हैं। उनको जो है वो रेनोवेट करके साथ उसको डेवलप करना चाहिए, सयाहों को बताना चाहिए कि ये किले हमारे पास हैं, आप आएँ यहाँ पर देखें। फिर आपको जो है वो सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है। जिन टूरिस्ट को आप जो है वो इनवाइट करते हैं, आप उनको जो है वो फुल फ्रेश सिक्योरिटी दें कि जी यहाँ पर सिक्योरिटी कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, आपकी सेहत, आपका जिस्म, आपका माल जो है वो सारा कुछ जो है वो महफूज रहेगा। आप आएँ, इन जगहों को जो है वो विज़िट करें। एक अंदाजे के मुताबिक 500 करोड़ हम जो है वो शामिल कर सकते हैं अपने बजट में, सिर्फ इस्लामाबाद की सियाहत से। 50 पॉइंट्स जो है वो हम इस्लामाबाद में बना दें। उधर जो हमारे पास वाईफाई होना चाहिए, सफाई का बेहतरीन निज़ाम होना चाहिए, वहाँ का फूड जो है वो इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, सिक्योरिटी वहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए, गाइडलाइन उसकी प्रॉपर हो, और उसको सारों से बढ़कर ये कि जो उसको इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट होना चाहिए। जब लोग प्लान कर रहे होते हैं कि हमने पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तानी भी जब पाकिस्तान आ रहे होते हैं तो वो प्लान करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ जाना है। इस्लामाबाद का जब नाम लेते हैं तो वो जगह जो है वो सारों को पता होनी चाहिए, उसको इस तरीके से मार्केट करने की वेबसाइट्स हों, और लोगों को पता होगा जी इस्लामाबाद में जो इस तरह से सियाहत मौजूद है। जी सर, आपका विजन माशाल्लाह ज़बरदस्त है इस सिलसिले में जो आपने बयान किया है। लेकिन अगर हम अपनी कौम को देखें, हमारी कौम का भी एक अलमिया है कि हम घर से गंद या कूड़ा उठाएंगे वो बाहर रोड पे फेंक देंगे। हम शायद अपने मुल्क को अपना घर ही नहीं समझते। बहुत से वाक़यात आपने भी ऑब्वियसली देखे होंगे। मैं मिसाल दूंगा, ट्रेल 5 है मार्गला हिल्स का, जो मार्गला हिल्स बहुत खूबसूरत है, एक ब्यूटी इतनी उसमें आप जाएं तो आपको नेचर की ब्यूटी जो देखने को मिलती है, आपके दिल को सुकून मिलता है। लेकिन बरतानवी सफीर आपने देखा होगा, वहाँ पे विजिट किया उन्होंने, वो बैग्स, उन्होंने शॉपिंग बैग्स बार बार के गंद के जो कूड़े के दिखाए। तो हमारी कौम को कैसे आप, या इस शहर के लोगों को आप कैसे इस चीज़ में बेहतर कर सकते हैं? इस पे ऑलरेडी बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हम भी टाइम टू टाइम इस पे अवेयरनेस देते रहते हैं लोगों को। लेकिन अब लोगों को खुद ये समझना पड़ेगा कि जो उनका घर सिर्फ वो घर नहीं है जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे वो जा रहे हैं वो भी उनका घर है। तो जैसे अपने घर की हिफाजत करते हैं वो लोग, उसकी जो है वो उसी तरह से हिफाजत करनी है जहाँ पे वो सैर करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें जो है वो सिर्फ बरतानी सफ़ीर नहीं, इसमें लास्ट ईयर जो है, बल्कि 2 साल पहले जो है वो जर्मन सफ़ीर थे, उन्होंने जो है वो अपारा मार्केट जो है वहाँ पे सफाई की मुहिम की थी। बल्कि हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बच्चे टाइम टू टाइम जो है वो मार्केट्स को और पार्क्स को जो है वो साफ़ करते रहते हैं। और अब लोगों में ट्रेंड आ भी रहे,
जो पहले जो है वो आप देखेंगे जी लोगों में इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब लोग जो है वो सफाई का काफ़ी ख्याल करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर पॉइंट आउट करता हूँ कि हमारे जो अदारे हैं जिन्होंने डस्टबिन वेस्ट बिन्स जो है वो इस्लामाबाद में लगाने चाहिए थे, आप देखेंगे जी इस्लामाबाद में जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए वेस्ट बिन्स जो है वो नहीं लगे हुए। जब वेस्ट बिन नहीं होंगे तो लोग ज़रा मिस यूज़ करेंगे, कहीं पर भी दिल करेगा वो कूड़ा फेंक देंगे। तो इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि वेस्ट बिन लगाए जाए, खासतौर पर उन लोगों के लिए कि जो पैदल चलने वाले मार्केट्स में, पार्क्स में जो है। तो इस चीज़ में हम लैक करते हैं। अगर ये चीज़ वो कवर करते हैं डिपार्टमेंट, तो डेफिनेटली इस्लामाबाद के अवाम को काफ़ी अवेयरनेस है। तो आपके विजन के मुताबिक इस्लामाबाद को हम सेंटर ऑफ इकोनॉमिक कैसे बना सकते हैं, इक़्तिसादी जोन इसको कैसे बनाया जा सकता है? कैपिटल है, कैपिटल को आप इस तरह से नहीं डील कर सकते जिस तरह से अभी तक डील किया गया है इसको। तो आपके ख्याल में क्या किया जा सकता है इसके लिए? इक़्तिसादी जोन बनाने के लिए आपके पास वाही चीज़ जो है वो प्रोडक्शन होती है। किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन हो सकती है। आप प्रोडक्शन जो है वो किस चीज़ की कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर को जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। सियाहत को भी इवन आप ले सकते हैं, आप कॉटेज इंडस्ट्री को ले सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ले सकते हैं, लार्जर इंडस्ट्री को ले सकते हैं। आपको पता है कि जी हमारे यहाँ चंद एक लार्जर इंडस्ट्री जो है इस पर काम कर रही है, मोस्टली जो है वो बंद पड़ी हुई है, या हमारे पास इतने बड़े जोन इस्लामाबाद में नहीं बने जो स्पेसिफिकली इस्लामाबाद के लिए हों। कॉटेज इंडस्ट्री का हमारे पास कंसेप्ट ही कोई नहीं है। जिन लोगों ने हमें ये विजन देना था शायद उनके अपने पास विजन नहीं है या उन अदारों ने काम नहीं किया। हमारे पास ये कॉटेज इंडस्ट्री का कोई कंसेप्ट नहीं है। हालांकि हमारे पास इस जो रूरल एरिया इस्लामाबाद का जिसको NA52 हम कहते हैं, वो एक तरह से सोने की कान है। सबसे ईजी वे आउट है रूरल एरिया में कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो डेवलप करने के लिए। आप ये कर सकते हैं कि वहाँ पर हर गांव में जो एक प्रोडक्शन यूनिट लगा दें, ट्रेनिंग यूनिट भी वही हो, प्रोडक्शन यूनिट भी वही हो, हर गांव से जो वो एक चीज़ जो वो प्रोड्यूस हो। एक ट्रेड सेंटर बना दें जहाँ पर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेडर्स को जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ जगह दें, वहाँ पर डिस्प्ले हो जो प्रोडक्शन हो रही है, और उन्हें टारगेट देंगे कि 2 करोड़ 3 करोड़ की आपने सेल जो है वो एनुअली करनी है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जगह मिलेगी, आपको वाईफाई मिलेगा, इंटरनेट की सहूलत है, यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्प्ले हुई हुई। तो सर एक तो माजरत के साथ सर आपकी बात काट रहा हूँ, आप तो ये एक प्लान दे रहे हैं कि NA52 जो रूरल एरिया आता है इस्लामाबाद का, वहाँ पे ये सब कुछ किया जाए। हाँ। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम CDA की कार्रवाई देखें या CDA की जो परफॉर्मेंस देखें, I9 जो सेक्टर मुख्तस किया गया था इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पे इसको डिक्लेयर किया गया था, अब तो CDA इस चीज़ की भी तैयारी कर रहा है यहाँ से भी वाइंड अप करके इसको इस्लामाबाद से बाहर फेंका जाए, तो फिर इस्लामाबाद कैसे इक़्तिसादी जोन बनेगा? नहीं, असल में होता है कि वहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो I9 जो है ना, वहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें पोल्यूशन होता है, जिनमें धुआं निकलता है, उनको जो वो सिर्फ प्लान कर रहे हैं कि उनको यहाँ से मूव किया जाए। कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है ना, उसमें कोई धुआं नहीं होता, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होती, उसमें लोग अपने हाथों से अपने घरों में काम कर रहे होते हैं। ये छोटी छोटी जगह होती हैं, वहाँ पर यूनिट्स लगे होते हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन हो रही होती है, और वहाँ पर एक जगह पर जो है एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, वहाँ से फिर आगे फर्दर उसकी जो है वो सप्लाई जारी होती है। ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री का रूरल एरिया में जो है वो डेवलप करना दैट इज़ वेरी ईजी, क्योंकि वो पोल्यूशन लेस है। और जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेफिनेटली एक फ़ज़ा जो है वो ख़राब होती है, एनवायरनमेंट ख़राब होती है, जिनमें पोल्यूशन होते हैं, धुआं वगैरह, तो उनको डेफिनेटली जो वो शहर से बाहर मूव होना चाहिए। लेकिन अगर आप उनको शहर से बाहर मूव करें तो उनकी जगह पे वो इंडस्ट्रीज़ भी तो लग सकती हैं जहाँ पर प्रोडक्शन का धुआं नहीं होता, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब नहीं होती है। तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करके भी छोटे यूनिट्स को दे सकते हैं, यहाँ पे छोटे यूनिट्स लगें। तो आपको जो है वो प्रोडक्शन जो है वो आपको करनी पड़ेगी इस्लामाबाद को इक़्तिसादी जोन बनाने के लिए। अदरवाइज़ आप एग्रीकल्चर में आ जाएँ। एग्रीकल्चर के अब अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ हुआ ये कि जी प्राइवेट सोसाइटीज़ इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बनी, हमारे पास चूँकि प्लानिंग नहीं थी, तो हमारी जो ज़रूरी ज़मीनें थी वो भी लोगों ने बेच के तो वहाँ पर जो है वो सोसाइटीज़ बनाती। एग्रीकल्चर इस्लामाबाद से जो है वो खत्म हो गया। अब हमारे पास वही तरीका करके करें, हम एडवांस एग्रीकल्चर जो है वो इस्लामाबाद में लेकर आए। एडवांस एग्रीकल्चर ऐसे होता है कि 4 मरले 5 मरले 6 मरले के घर की छत के ऊपर भी आप एक एग्रीकल्चर करके तो वहाँ से 50,000 कमा सकते हैं। आप अपने घर की एक दीवार के ऊपर जो है वो सिर्फ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनसे भी आप जो है वो पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। आप लाइव स्टॉक की तरफ आ जाएं। अब दुनिया में सांपों की फार्मिंग भी हो रही है, हमारे यहाँ इसका कंसेप्ट ही कोई नहीं है। जब हम कहें सांपों की फार्मिंग करें तो लोग ऐसे हंसते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। हालांकि सांपों की फार्मिंग जो है, आप शुतुरमुर्ग की फार्मिंग कर सकते हैं, हिरन की फार्मिंग कर सकते हैं, खरगोश की फार्मिंग कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जो है वैसे मीट की जरूरत है। चाइना बहुत बड़ा जो है वो इससे परचेजर है मीट के लिए, लाइव स्टॉक है। अच्छा, अब उसके अलावा अगर एग्रीकल्चर की दोबारा बात करें तो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये इस्लामाबाद हाईवे है, इसके साइडों पे जो है वो ग्रीन बेल्ट है। तो आप इस सिर्फ ग्रीन बेल्ट के ऊपर लोगों को दे दें, 500 मीटर जगह दे दें कि आप यहाँ पे जो है वो गुलाब उगा सकते हैं, इंग्लैंड उगा सकते हैं। आपने देखा कि वो शादियाँ होती हैं तो वो फूल सारा जो है वो बाहर से आ रहा था, कोई कहते हैं जी इंपोर्टेड है, कोई कहते हैं जी बाहर से लेकर आए। अब वहाँ पे उगा सकते हैं। वो ज़मीन जो है वो बड़ी ज़रखेज़ है और बिल्कुल सूटेबल है हमारे गुलाब के लिए और इसके लिए ग्लैड के लिए। और वहाँ से एक एक बंदे की 50-50 हज़ार इनकम जनरेट होगी। और सबसे बढ़ के ये कि खूबसूरती कितनी डेवलप होगी। इस्लामाबाद हाईवे से जो गुजरेगा वो देखेगा जी फूल ही फूल लगे हुए, तो वो कितना पूरी दुनिया में इस तरह का कहीं नहीं होगा हाईवे इस तरह का जो इस्लामाबाद में बनेगा। ये भी तो देखें, उसका नुकसान भी तो ये हो सकता है, जंगल तबाह हो जाएगा। जंगल जो उसके सराउंडिंग में आप कह रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ घास की बात कर रहे हैं। वो तकरीबन आप जब उसको देखते हैं ना तो 200 मीटर जो है वो शुरू में घास होती है, उसके पीछे जो है वो दरख्त होते हैं। जी जी, ठीक है ना। तो वहाँ पर अच्छा दूसरी ये कि आपने जंगल की बात करी थी है, तो दरख्तों के नीचे जो है बहुत सारे ऐसे पौधे और ऐसी ऐसी हर्ब्स हैं, बिल्कुल। तो वो हम वो कर सकते हैं कि दरख्तों को काटना भी ना पड़े और उसके नीचे जो है वो हमारी हर्ब्स लगी हैं, वहाँ से भी जो है वो इनकम जो है वो जनरेट होती है। एग्रीकल्चर आपने डेवलप कर रही है ना, तो देखिए जब आपने कोई काम करना हो तो फिर इनकलाब वाली बात होती है कि हम इनकलाब जो है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं।
तो फिर उसमें कहीं छोटा मोटा नुकसान तो होता है, लेकिन उसके बाद ये ग्रीन इनकलाब जब आता है तो पूरा मुल्क जो है वो कहीं का कहीं होता है। चलें मलिक साहब, आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ एक मौसर से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मलिक साहब से ये पूछेंगे कि इनकी पार्टी में शामिल होने के लिए क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है, और इसके अलावा जो इस्लामाबाद के लोगों को सेहत से मुताल्लिक मसाइल दरपेश हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इनसे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इस्लामाबाद को इक़्तिसादी जोन कैसे बनाया जा सकता है। अब हम मलिक साहब से आगे इनसे ये पूछेंगे कि इस्लामाबाद में जो दो इदारे हैं बड़े, CDA और MCI। CDA में के जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है और MCI म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद है। अब इन दोनों इदारों की जो आपस की लड़ाई है सर, वो आपस की लड़ाई का जो खमियाजा है वो यहाँ के इस्लामाबाद के शहरी बहुत बुरी तरह से भुगत रहे हैं। आपके सामने सारी सिचुएशन है। मैं बात करूँगा जो इस्लामाबाद के रूरल एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे जो शहरी इलाके हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो आलमोस्ट बेहतर सूरत हाल है काफ़ी हद तक, लेकिन जो देहाती इलाके हैं उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तो उसका ज़िम्मेदार कौन है इन इदारों में से? अच्छा, मैं आपको इसका जवाब जो है ना ज़रा डिटेल में देता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे दो इदारों की बात की है, एक CDA है, एक MCI है, जबकि इस्लामाबाद में जो है वो 6 ताकतें हैं। जी। CDA, MCI, हाउसिंग अथॉरिटी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, MNS या जैसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, और उसके बाद एक छठी ताकत है अवाम की ताकत। जी। तो इसमें होता ही है कि जी 5 ताकतें जो है वो तो हर तरह से फाल हैं, हर तरह से काम कर रही हैं, उनके पास हकीकतन ताकत भी है, जबकि छठी ताकत जो है वो इन इदारों के सामने बेबस है, वो अवाम की ताकत है। आपने MCI CDA की बात की है, मैं थोड़ा सा आपको इनका रोल जो है वो बता देता हूँ। CDA का रोल था, जब CDA इस्लामाबाद शुरू हुआ था तो CDA ने जो है वो प्लॉट अलॉट करने होते थे। जी। उसके बाद इनके पास जो है रिकॉर्ड होता था कि जी इन्होंने ट्रांसफ़र वगैरह में जो है वो सारा रिकॉर्ड उसका रखना है, यहाँ किसी को ट्रांसफ़र करके थे। ठीक है। शुरू में मेंटेनेंस भी इनके पास थी, सफाई का निज़ाम भी इनके पास है, रोडों का निज़ाम भी इनके पास है, क्योंकि कोई और इदारा यहाँ पर नहीं था। जी बिल्कुल। उसके बाद एक इदारा बनाया गया MCI। 1981 में जो है वो कमीशन सिस्टम जो है वो इस्लामाबाद को दिया गया था। जी। और ज़्यादा इख्तियारात जो है वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को दिए गए थे। डिप्टी कमिश्नर जो है वो सेकंड इन कमांड होता है इस्लामाबाद में। एक इदारा जो है वो MCI के नाम से बनाया गया, जिसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद कहते हैं। MCI के बेसिकली ज़िम्मे जो ये था सफाई वगैरह का निज़ाम, रूरल एरिया को ख़ास तौर पे जो है वो मेंटेन करना, शहरी इलाकों में भी जो उनका असर रसूख होता है, अर्बन एरिया जिसे हम कहते हैं, उसको भी वो मेंटेन करते हैं। ये बेसिकली इस वजह से किया गया था कि जो आपका मेंटेनेंस और पावर जो है उसको निचली सतह पे जो है वो मुंतकिल किया जाए। UC चेयरमैन बना दिए गए, UC चेयरमैन के साथ जो है वो पूरी टीम्स बना गई, उसमें जो है वो काउंसलर होते हैं, जनरल काउंसिल, लेबर काउंसिल, पूरी एक उनका विंग होता है, और एक UC को जो है वो सब लोग जो है वो मिल के जो है वो लुक आफ्टर करते हैं। तो असूलन तो ये होना चाहिए कि MCI के पास सारा का सारा मेंटेनेंस का निज़ाम होना चाहिए, सफाई का निज़ाम उनके पास होना चाहिए, रोडों का निज़ाम उनके पास है, वो अभी भी उनके पास होना चाहिए, जबकि CDA के पास नए सेक्टर्स की अलॉटमेंट, डेवलपमेंट और ट्रांसफ़र का काम जो है वो होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होता कि ये इदारे आपस में जो है एक दूसरे से जो वो खिंचाता नहीं करते रहते हैं। जी। तो CDA कोशिश करता है कि जी MCI से हम ज़्यादा इख्तियारात ले लें और अपने पास हम रखें। उसमें जो है वो रोडों का निज़ाम जो है वो CDA को मिल जाता है, सफाई का निज़ाम उनको मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है MCI रूरल एरिया में जो है वो ज़्यादा MCI का काम होता है। तो विजन तो हमारा ये है कि जी MCI के पास ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात होने चाहिए, UC चेयरमैन को जो है वो पूरी तरह से एम्पावर्ड होना चाहिए, मेयर को जो है पूरी तरह से एम्पावर होना चाहिए। मेयर जो है वो पूरे शहर का एक बहुत ज़रूरी सतून होता है, बहुत मजबूत सतून होता है, और मेयर की और UCI की मदद से पूरे शहर को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। होता क्या है कि जब पूरा का पूरा बर्डन जो वो एक इदारे के ऊपर आएगा, CDA के ऊपर आएगा, तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको जो है वो कमी नज़र आएगी, और वो कमी हमें जो है वो नज़र आती है। आप रूरल एरिया में चले जाए, वहाँ पर किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस नहीं होती है, सफाई का निज़ाम नहीं होता, रोडें अभी जो है वो कर रहे हैं, लेकिन वो MNS जो है वो बेसिकली इस वक्त जो है वो सारे फंड्स वगैरह देके तो उनको जो वो पक्का करा रहे हैं। तो बेसिकली ये डाइवर्ट होने चाहिए, MCI के पास ज़्यादा निज़ाम होना चाहिए, फंड्स वगैरह भी उनके पास होने चाहिए, और मेयर को जो है वो एम्पावर करना चाहिए कि वो पूरे शहर का निज़ाम संभाले, और CDA को जो है वो अपने ट्रांसफ़र और अपने रिकॉर्ड की हद तक जो है वो होना चाहिए। सर आपने ये बात की है ना, जैसे MCI को पूरे शहर का जो सफाई सुथराई का निज़ाम है उन्हें देना चाहिए। अनफॉर्चुनेट सी बात है, CDA ज़्यादा एक बदमाश किस्म का इदारा बना हुआ है। CDA तो किसी को आगे से आप देख लें आंखें दिखाता है, जो भी जाए। इवन के जो इस्लामाबाद के रूरल एरियाज़ जिनकी स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर आप देखें NA 52 ख़ास तौर पे जो रूरल एरिया सारा इसमें आता है,
लेतराड़ रोड है, बहुत बड़ी एक मेन शाहरा है, कोई छोटी मोटी सड़क नहीं है। उसकी साइड्स पर आप देखें तो गंद का ढेर नज़र आता है। आप वहाँ से गुजर नहीं सकते, इतनी स्मेल आएगी, इतनी ज़्यादा स्मेल थ्रू आउट द ईयर चलती है। ये नहीं कि वो कोई चंद दिन आप कहें कि इस तरह से होता है, सफाई का कोई देखने वाला है ही नहीं। तो रूरल एरियाज़ को कौन लुक आफ्टर करेगा? देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि जी एमसीआई को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करें। उनके यूसी चेयरमैन के पास जो है वो ज़्यादा पावर होनी चाहिए, उनका विंग जो है वो ज़्यादा एम्पावर होना चाहिए। उसे होगा कि अगर एक बंदा जो है वो जवाबदेह होगा, यूसी चेयरमैन से कोई भी बंदा खड़ा होकर पूछ सकते हैं कि जी आप क्या कर रहे हैं। अब इसी तरह जिस तरह से आपने कहा कि सीडीए, तो सीडीए में तो जाके कोई बंदा जो है वो आपको जवाबदेह नहीं होता ना। आप सीडीए से रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन सीडीए आपको जवाबदेह नहीं होगा कि ये सफाई हुई है, नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, कब होगी। तो आप यूसी चेयरमैन से तो आप पता कर सकते हैं ना, भाई ये क्या मसला है, आपने क्यों जो है वो हमारी यूसी का जो है वो ये हाल किया हुआ, आप इसकी सफाई वगैरह क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा निज़ाम अगर आप एमसीआई को देते हैं, यूसी चेयरमैन को देते हैं और मेयर को देते हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे शहर में सफाई के निज़ाम में फ़र्क पड़ेगा। सर, इसके बाद जो इस्लामाबाद में अब नया मसला एक सार उठा रहा है, शायद आपके नॉलेज में, बल्कि यकीनन होगा आपके नॉलेज में, जिस तरह से कराची को एक यतीम शहर बनाया गया, वो ऐसा 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 उसको मूव डाउन किया गया, नीचे को लेके चलते गए। वहाँ पे पानी एक माफिया, टैंकर माफिया, वहाँ पे हम सुनते थे, लेकिन वही काम अब इस्लामाबाद में हो रहा है। इस्लामाबाद के जो छोटे इलाके हैं ख़ास तौर पर, वहाँ पर पानी नाम की चीज़ नहीं है, सप्लाई दी नहीं जाती, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस किस तरह से करेंगे आप? पानी के मसले कैसे हल करेंगे, सफाई के मसले कैसे हल करेंगे, या इसके अलावा बिजली के भी अब कनेक्शंस नहीं मिलते, गैस के कनेक्शंस नहीं मिलते लोगों को रूरल एरियाज़ में, इनको कैसे एड्रेस करेंगे? अरे देखिए, ये जो पानी की आपने बात की है ना कि ये सिर्फ छोटे इलाकों में सिर्फ पानी का मसला नहीं है, तो बड़े इलाके जो बड़े सेक्टर्स है वहाँ पर भी पानी का मसला है। G13 G14 में आप चले जाए तो वहाँ पर पानी है ही नहीं है, वहाँ पर भी इस वक्त जो है वो टैंकर का निज़ाम जो है वो चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए थी 10-15-20 साल पहले, वो प्लानिंग हम नहीं कर सके। तो 2005 में एक हमारे पास प्लानिंग आई थी जिसमें गाजीपुर रोहतक से एक नहर जो है वो हमने इंडस्ट्री पर से लेकर आनी थी, इस्लामाबाद में ड्रॉप होनी थी वो। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होगी। सूबा ने ये कहा कि शायद हमारा हिस्सा इसमें मारा जाएगा, सिंध ने उसके ऊपर एतराज़ कर दिया कि हमारा हिस्सा इसके अंदर से इस्लामाबाद में चला जाएगा, और वो मनसूबा जो है वो अभी तक कामयाब नहीं हो सका, अभी तक उसको जो है वो आगे प्रोसीड नहीं किया जा सका। सारों से पहले ज़रूरी है कि गाजीपुर रोहतक का वो जो प्रोजेक्ट आपने जो वो लॉन्च किया था उसको जो है वो इस्लामाबाद तक पहुँचाया जाए। और सिंध के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि बहुत सारे सिंधी भी तो यहाँ पे आबाद है ना, अब उनकी नस्ल भी तो यहाँ पे परवान चढ़ रही है। तो अगर यहाँ पे पानी आएगा तो सिंधी जो यहाँ पर आबाद है उनके लिए भी तो ज़रूरी है ना कि यहाँ पर जो है वो पानी हो। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे सिंधियों ने इस्लामाबाद में आके आबाद होना है। तो किसी भी सूबे को ये नहीं सोचना चाहिए अगर इस्लामाबाद की ज़रूरत है पानी तो इस्लामाबाद में पानी जो है वो मिलना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी इसमें हमें देखनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि हमारे पे सर्विस स्टेशन जो है वो बेइंतहा है, हर गली में जो है 2-2 3-3 सर्विस स्टेशन बने हुए हैं। कोई ऐसी प्लानिंग नहीं हो सकी कि जो उनके ऊपर जो वो चेक एंड बैलेंस हो, उनके लिए कोई लाइसेंस वगैरह जो वो इशू किया जाए, उसके ऊपर कोई मीटर वगैरह लगाया जाए, उनसे पानी जो वो चार्ज किया जाए। तो वो पाइप से पानी धोते हैं तो इतना पानी जितना बाहर के मुल्कों में जो है वो बुरा समझा जाता है कि जितना पानी हमने वेस्ट कर दिया, तो उतना पानी जो है वो एक गाड़ी को धोते हुए जो है वो यूज़ कर लेते हैं। उसके ऊपर जो है आपको चार्जेस देने चाहिए, उनको बिलिंग करनी चाहिए, उसके ऊपर लाइसेंस होना चाहिए, और उनकी एक लिमिट होनी चाहिए कितने सर्विस स्टेशन एक एरिया में हो सकते हैं। हर बंदे ने गाड़ी तो नहीं धलवानी ना, हर बंदा घर से निकलते गाड़ी धलवाने चला जाता है, एक एक मोहल्ले में 4-4 जो है वो सर्विस स्टेशन बने हुए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास वाटर रिजर्वायर्स होने चाहिए थे। मिसाल के तौर पे कोई भी सोसाइटी बनी है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ बेशुमार इस्लामाबाद में बनी है, तो आप उनको ये दारे डे फर्स्ट से ऑर्डर करते हैं कि जी आपने अपना वाटर रिजर्वायर जो है वो कायम करना है, और आपने जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है आपने उसी से करनी है, क्योंकि बारिश का पानी हमारे पास ज़ाया हो जाता है और जगह उसके पास सोसाइटी जब बन रही होती है तो बेतहाशा होती है। एक छोटा रिजर्वायर बना के तो बहुत सारे घरों की कंस्ट्रक्शन में वो पानी इस्तेमाल हो सकता है। रेन हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट हमारे पास नहीं है, हमारे पास रेन हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। बारिश का पानी घरों में भी आता है, उसको आप ये कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाहर से आपने बरामदा वगैरह धोना है या अपनी गाड़ी अपने घर में धोनी है, आप उसको रेन हार्वेस्टिंग का पानी जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताऊं कि पहले पानी 50 फुट पे भी मिल जाता है, 100-200 फुट पे भी मिल जाता है, अब 800-800 फुट पे इस्लामाबाद में जो वो पानी सर सतह तो हर गुजरते साल वो नीचे चलती जा रही है ना पानी की, क्योंकि हर घर में बोरिंग होती है, हर घर में जब बोर करते हैं तो वो पानी का एक तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, हम गलत इस्तेमाल करते हैं, पानी ज़ाया करते हैं। सर, जिस तरह से आपने बात की कि पानी का मसला तो इस तरह से हल किया जा सकता है, इलीगल सोसाइटीज़ की आपने बात की, शायद आपके नॉलेज में ये चीज़ होगी कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस टाइम 102 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो इलीगल हैं। हाँ। तो इनको अप्रूव कौन करेगा जब सोसाइटीज़ बन जाती हैं? हाँ। बन रही होती है सीढ़ियों की नज़रों के आंखों के नीचे बन रही होती है ना, या तो इस्लामाबाद से बाहर है, वो कोई पर्दे में रख के बना लेते हैं, कोई एक छोटा मोटा कप, ऐसा कोई कप तो नहीं है जो बना रहे हैं। सोसाइटी एक बनती है, सारा उसका डेवलपमेंट चलती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसको अप्रूव क्यों नहीं करते फिर ये लोग? देखिए सर, पहली बात तो ये कि जब सोसाइटी बन रही है या तो उसे जो है वो NOC दें या फिर ना दें,
ये तो स्टार्ट में होना चाहिए ना, या तो ऑब्जेक्शन लगाएं उसके ऊपर, या फिर उसको लाइसेंस दे दें। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सोसाइटी जो है वो बननी शुरू हुई है, वहाँ पर लोगों ने प्लाट भी बेच दिए और वहाँ पर घर भी बन गए, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर जो इस तरह की लीगल सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो ये कौन सी बात है कि जो लाइसेंस बाद में अप्लाई करें? ऐसा तो नहीं होता ना, लाइसेंस तो पहले अप्लाई होता है। तो फिर डेफिनेटली ये इदारों की इजाज़त से ये सारा कुछ होता है। अब जो सोसाइटीज़ बन चुकी हैं उनकी वजह से बेइंतहा नुकसान भी हो रहे हैं। बहुत सारे जो है नेचुरल हमारा जो एनवायरनमेंट था वो भी ख़राब हो रहा है, और बहुत सारे हमारे नेचुरल पार्क जिनको बनाया जा सकता था, हमारी जो ज़रूरी ज़मीनें थी वो सारी चीज़ें वो बर्बाद हो चुकी हैं। तो अब यही हाल है कि जो घर बन चुके हैं वो तो ज़रा उसी तरह से रहेंगे, उनको तो डिमोलिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे अब लोग रह रहे हैं, लोगों की फैमिलीज जो है वो वहाँ पर अब आते हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट्स को ये देखना चाहिए, अगर उनकी जिम्मेदारी है कि जी किसी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, सोसाइटी से अप्लाई करती हैं, तो उनको लाइसेंस दें, या फिर उनको जो ऑब्जेक्शन लगाएं उनके ऊपर, ताकि वो सोसाइटी सोचेंगे जी हमने आगे जाना है या वहीं पर रुकना है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इस्लामाबाद में सोसाइटीज़ के लिए मज़ीद जगह होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो है ओवर पॉपुलेटेड जो है वो हमारा शहर हो गया, आबादी हमारी जो ऑलरेडी ज़्यादा हो गई है। तो मज़ीद जो है वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को हम पहले करके मज़ीद जो है इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो वतन बढ़ाएंगे अपना। तो इसको जो है वो आगे एक्सपेंड करना चाहिए इस्लामाबाद को, अब तर्नोल की तरफ जो है, या न्यू एयरपोर्ट की तरफ, या रवात की तरफ, या जहाँ भी जगह मिले। एक्सपेंशन की बजाय हम यूँ फैलने की बजाय हम ऊपर की, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब का विजन है कि हम ज़मीन फैलाने के बजाय ना, इस तरह से फैलने के बजाय हम ऊपर को क्यों नहीं करते, फ्लैट्स वगैरह सिस्टम इस तरह लगाया जाए। तो वो भी बिल्कुल हमारे उसमें एजेंडे में शामिल है कि इस्लामाबाद में जो ज़मीनें FG हाउसिंग फाउंडेशन और CDA जो है वो अलॉट कर रहे हैं, उसकी जो है वो कनाल की कैटेगरी की बजाय उसको जो है वो 10 मरले की कैटेगरी की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जो है वो वेल कर सकें, और वहाँ पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपार्टमेंट्स की तरफ आ जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में रुझान जो है वो अपार्टमेंट्स का, बल्कि लोग अपार्टमेंट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, उसमें सिक्योरिटी लोग ज़्यादा फील करते हैं और उसको बनाना जो आसान होता है। अपार्टमेंट में जो है वो एक बिल्डर होता है, वो पूरी बिल्डिंग आपको खड़ी करते हैं, बजाय इसके कि जी आप हर बंदा जो है वो अलग अलग अपना घर बना रहे हैं। आप देखिए कि इतने बड़े बड़े घरों का 10-10, 20-20 करोड़ के घरों का, एक कनाल का घर जो है 10-10 करोड़ का होता है, पूरी दुनिया में कहीं भी कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल। तो अब जो है वो आगे आने वाली नस्ल के लिए अगर हमें सोचें तो हमें डेफिनेटली जो अपार्टमेंट्स की तरफ जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा लोग इसको अवेल कर सकें। पुलिस के निज़ाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं इस्लामाबाद में? जिस तरह बाकी कल्चर पुलिस का ख़राब था हमारे पूरे मुल्क में, ऐसा ऐसा इस्लामाबाद की पुलिस भी करप्ट होती जा रही, ख़राब होती जा रही, इस निज़ाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं? ख़राब होती जा रही है या सर मैं बड़े वो सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल किए ना। अच्छा, ये तो आपने बताना कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, एक्चुअली होता ही है कि किसी भी डिपार्टमेंट की जब आप बात करते हैं ना, तो उसके सारे पहलू आपको देखने पड़ते हैं। जी जी। ये तो हमें नज़र आ रहा होता है कि उसके अंदर ख़राबी है, लेकिन ख़राबी क्यों है, उसके रीज़न क्या है, क्या लैक ऑफ प्लानिंग है, या हमने सही लोग उसके अंदर जो है वो भर्ती नहीं किए हुए, या फिर उनके पास जो है वो महारत पूरी नहीं है, या उनको फैसिलिटेट सही तरीके से नहीं कर रहे। तो बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं। फिर सारा का सारा ब्लेम एक डिपार्टमेंट को दे देना कि जी पुलिस ख़राब है, पुलिस ख़राब है, वो भी काफ़ी नहीं होता। आप ये देखेंगे जी उनका जो है वो जो वर्किंग वो करते हैं वो कहाँ पर लैक करते हैं, किस वजह से वो लैक करते हैं। थोड़ी डिटेल में आपको इस्लामाबाद पुलिस के बारे में बताऊँ। इस वक्त तकरीबन 10,000 पुलिस हमारे पास है, ठीक है, इस्लामाबाद में। और 10,000 में से असम में 3 से 4,000 जो है वो VVIP ड्यूटीज़ पर होती है। 4,000? जी हाँ, कुछ IGs के साथ होते हैं, कोई पार्लियामेंट हाउस में हो सकते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में होंगे, कोई हाई कोर्ट में होंगे, इस तरह मुल्की जगह पे। बाकी 6,000 पुलिस वाले पूरे इस्लामाबाद को कवर कर रहे हैं। हाँ, 2 मिलियन से ज़्यादा आबादी है। 6 से 7,000 आप समझ लेंगे जी, 6 से 7,000 जो है इस्लामाबाद को कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब उनकी ड्यूटीज़ में क्या क्या आता है? उन्होंने जो है वो क्राइम भी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पे मॉब आ गए तो उन्होंने मॉब को भी डिस्पर्स कर रहे हैं। अगर ये तो इस्लामाबाद में बहुत अमूमन सी बात होती है। हाँ, एक कैपिटल है, यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट के लिए आते हैं फिर, और अगर कहीं पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको भी उन्होंने हैंडल कर रहे हैं, और कहीं पे अगर जो चोर डाकू आ गए तो वहाँ पर भी इसी पुलिस ने पहुँचना है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी इसी ने करनी है, चलान भी इसी ने पेश करना है, और मुलजिम को कैफरे किरदार तक भी इसी ने पहुँचाना है। सारों से पहले तो हमें ये देखना होगा कि इतनी सारी ड्यूटीज़ लेने के बाद क्या हम उनको वो मराद दे रहे हैं, क्या उनकी तनख्वाहें जो है वो उसके बराबर हैं, क्या उनकी नींद जो है वो पूरी हो रही है, क्या उनकी इतने वो स्टेबल हैं कि जो अपनी फैमिली को वो सिक्योर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जी कोई एटीट्यूड किसी का ख़राब हो रहा है, कोई चिड़चिड़ा हो रहा है, और कोई बाद में इस तरह के वाक़यात आपने देखे हैं जहाँ पर किसी गार्ड ने जो है वो किसी को गोली मार दी। ये सब इस वजह से होता है कि जब एक पर्सनैलिटी जो है वो स्टेबल ना होती, इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर जब हमने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो इन्वेस्टिगेशन का खर्चा भी जो है जो IU अफसर होता है उसने जो है वो खुद से अपने से अफोर्ड करना होता है। अगर कहीं शहर से बाहर उसने जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कहीं पे अपने किसी रिश्तेदार के पास जो है वो रात को जो है वो ठहर सकता है। फिर उसके बाद अगर उसने पेट्रोलिंग करनी है तो उसको बाज़ औक़ात पेट्रोल भी जो है वो खुद डालना पड़ता है, और बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि हमें तो पेंचर जो है वो भी अपनी जेब से लगाना पड़ता है। तो ये वो बातें कि जो टाइम टू टाइम हमें जो है वो लोगों से पता चलती हैं कि जिस इस्लामाबाद पुलिस के साथ जो है वो ये इशूज़ हैं। ये तो अक्सर इस्लामाबाद पुलिस में ये भी देखा गया कि कैपिटल की पुलिस है वो लिफ्ट मांग रहे होते हैं, बेचारे पुलिस वाले खड़े, कहीं उन्होंने मूव करना है, अपने घर जाना है, ड्यूटी ऑफ होती है तो वो लिफ्ट मांग रहे होते हैं। पुलिस के साथ ऐसा किरदार तो नहीं है, रवैया नहीं होना चाहिए ना। फिर तो आपको सारों से पहले तो उनकी मराद जो है वो पूरी करनी चाहिए, तनख्वाह जो है उनको उतनी देनी चाहिए जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, उनके जितने भी खर्चे हैं उनके आगे पीछे भागने तोड़ने के, उनकी इन्वेस्टिगेशन के वो सारे उनको मिलने चाहिए, ठीक है। उनका मेडिकल जो है
इंश्योरेंस उनका बहुत बड़ा इशू है, उनकी इंश्योरेंस नहीं होती है, रिटायरमेंट के बाद उनको क्या चीज़ें मिलती हैं ये बहुत मैटर करता है। क्या उनको कोई घर दे रहे हैं, कोई प्लॉट दे रहे हैं, कोई रेजिडेंशियल कोई इस तरह की चीज़ें उनको दे रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इस्लामाबाद पुलिस को मिलनी चाहिए। ठीक है। अब होगा क्या, पूरी दुनिया में एक फील्ड पुलिस जो रोड पुलिस जिसे हम कह सकते हैं उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है। जो पुलिस स्टेशन होते हैं, जो थाने होते हैं वो अलग होते हैं, और दुनिया में जो इन्वेस्टिगेशन भी जो है उसकी एक अलग टीम होती है। बिल्कुल। थानों का काम होता है क्राइम को कंट्रोल करना, क्रिमिनल को पकड़ना, फिर उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरे लोग होते हैं। जब वारदात होती है तो आपके घर पे जो वो एक ऑफिसर आता है, वो गाड़ी होती है, वो अदर देन द पुलिस स्टेशन जो है वो लोग होते हैं। ठीक है। तो इस्लामाबाद में भी ज़रूरत है कि जी एक फील्ड पुलिस का डिपार्टमेंट जो है वो कायम किया जाए, जिनके पास अच्छी गाड़ियाँ, इस्लामाबाद के पढ़े लिखे बच्चों को आप हायर करें, उनकी जो है वो ट्रेनिंग करें एज ए फोर्स, और खुदा न खासा किसी घर में वारदात हो जाए तो वो वहाँ पर जाएँ, वो नीचे रिपोर्ट आपसे लें और रिपोर्ट ला के फिर वो थाने में जमा करवाएं। बेशक रिपोर्ट कराना उनका काम है, मेरा काम थाने जाना नहीं है। मैंने तो उसे थाने जाना है, जब क्रिमिनल पकड़ा गया, जिसने मेरे से वारदात की है वो बंदा पकड़ा गया, तो मैंने तो सिर्फ उसकी शनाख्त के लिए जाना है, और फिर मेरे से SHO ने पूछना है या किसी पुलिस वाले ने पूछना है कि आप बताएंगे कि आपकी सेटिस्फेक्शन कैसे होगी। 3 डिपार्टमेंट्स इसके बनाने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो वाले डिपार्टमेंट से होनी चाहिए, जो क्राइम कंट्रोल है वो एग्जिस्टिंग पुलिस स्टेशन जो हैं, और वहाँ पर जो SHOs हैं, हमारे जो SHOs हमारे DSPs हैं ना, वो बेहतरीन क्राइम कंट्रोल के लोग हैं, बेहतरीन इन्वेस्टिगेशंस वो लोग करते हैं। क्यों? उनका तजर्बा होता है ना, 20-20, 30-30 साल जो वो इस फील्ड में गुजारे होते हैं, और जो हमारे अफसर ट्रेनिंग लेकर आते हैं वो सारी ट्रेनिंग उनमें शिफ्ट हुई भी होती है। तो उनको सिर्फ और सिर्फ क्राइम कंट्रोल का डिपार्टमेंट आप दें, फील्ड पुलिस जो वो अलग से कायम करें। कहीं पे मोप आ गए तो वो फील्ड पुलिस का काम है जाके उसको मुंतशिर करें। VVIPs ड्यूटियाँ करनी है, लोगों को एयरपोर्ट तक पहुँचाना है, तो वो फील्ड पुलिस का काम है, थानों वालों को डिस्टर्ब ना करें। तो इससे होगा क्या कि जी एक तो एकदम से उनके ऊपर से बर्डन जो है वो कम होगा, उनकी एफिशिएंसी जो है वो कई गुना बढ़ेगी, क्योंकि वो तो बड़े ज़बरदस्त क्राइम कंट्रोल करने वाले लोग हैं। ओवर बर्डन है, उनकी एफिशिएंसी जो है वो जीरो हो जाती है। उनको बरात पूरी दें, उनकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, इस्लामाबाद के लोग जो है वो सुख का सांस लेंगे। जी बिल्कुल, इसमें बेहतरी आएगी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको ऐड ऑन करता हूँ कि एक पिछले दिनों मेरा तजुर्बा हुआ, गाड़ी मैंने रजिस्टर करवानी थी। मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने कहा कि जब गाड़ी रजिस्टर करने के लिए लोग घर पे आते हैं, उनका एक डिपार्टमेंट, आप उन्हें कॉल करें वो घर पे आ जाएंगे। पुलिस के डिपार्टमेंट, एक्साइज का डिपार्टमेंट है वो। मैंने उन्हें कॉल की तो वो मेरे घर पे आ गए। मैंने उनसे पूछा कि जी आपके चार्जेस कितने? मेरा ख्याल था कि जी चार्जेस इनके बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा हमारे जस्ट 2000 हमारे चार्जेस हैं। उनके पास बड़ी अच्छी गाड़ी थी, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम उनके पास वहाँ पे मौजूद था। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आप मुझे क्या क्या सर्विस देंगे? मेरा ख्याल था कि शायद पैसे बैंक में जमा कराने होंगे या कोई इस तरह की चीज़, या सिर्फ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो उन्होंने कहा कि A to Z सारी सर्विस हम आपको यहीं पर देंगे, एट योर डोर स्टेप। हम आपका यहाँ पर जो है वो फॉर्म भी फिल करेंगे, आपकी पेमेंट भी हम ही लेंगे, आपका बायोमेट्रिक भी इवन हमारे पास ही होगा, और उसके बाद जो है वो जो नंबर आपका जनरेट होगा उसकी नंबर प्लेट हमारे पास गाड़ी में है, वो नंबर प्लेट हम आपको यहीं पर देके जाएंगे। मैं बड़ा खुश हूँ, उन्होंने आधे घंटे में सारा प्रोसेस किया। वो जो टॉट बैठे होते थे एक्साइज ऑफिस में, उनकी भी छुट्टी हो गई। वो जो लोग 10,000 से ज़्यादा मांग रहे होते हैं कि घर पे बैठे हम करवा के लेते हैं, उनकी भी छुट्टी हो गई। और समाज के शहरी इससे बहुत खुश हैं। बिल्कुल। और डेफिनेटली इसी तरह की सर्विस अगर रोड डिपार्टमेंट जो है वो या फील्ड डिपार्टमेंट जो है वो बनाया जाता है इस्लामाबाद पुलिस में, और वो लोगों को घरों पे जाके इस तरह की सर्विस देते हैं, तो डेफिनेटली जो है 200% पुलिस का इमेज, हमारा मोराल, हमारा जो है आसाइश है वो डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो फ़र्क आएगा। चलिए बेहतरीन सर, आपने इसका सलूशन तो बड़ा अच्छा पेश किया है। सेहत की तरफ आते हैं। सेहत के मसाइल बहुत से लोगों का पेश हैं, इस्लामाबाद के अंदर दरपेश हैं। इस्लामाबाद में 2 बड़े हॉस्पिटल्स, एक पॉलीक्लिनिक 1966 में बनाया गया, दूसरा पिम्स हॉस्पिटल 1985 में तामीर किया गया। अब इतना बड़ा अरसा गुजर चुका है, तब मेरा ख्याल इस्लामाबाद की आबादी कुछ चंद लाख होगी, 2-4 लाख होगी। अब इस्लामाबाद की आबादी मोर देन 2 मिलियन हो चुकी है, 20 लाख से ज़्यादा आबादी हो चुकी है। तो क्या ये हॉस्पिटल्स इतने काफ़ी हैं इन चीज़ों को डील करने के लिए, सेहत के मसाइल को, या आप इसमें कोई सेहत के मामले में कोई इनकलाब आप लाना चाहते हैं? देखिए, जो 4 लाख लोगों के लिए आप एक चीज़ वो क्रिएट कर रहे हैं, वो 23 लाख लोगों के लिए कैसे काफ़ी हो सकती है? बिल्कुल। आपने उनके डिपार्टमेंट्स की भी एक्सटेंशन नहीं की है, आपने उनके अंदर कोई और भी बेहतरी लाने की कोशिश नहीं की है, और 2 ही हॉस्पिटल हैं जो उससे बड़े हॉस्पिटल गवर्नमेंट की तरफ से जो वो लोगों को दिए गए। जी बिल्कुल। और राइट नाउ जो है बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बजाय एक हमारे यहाँ डिस्पेंसरी सिस्टम होता था। हर गांव में जो है एक डिस्पेंसरी होती थी। पहले जो है वो इस्लामाबाद के हर सेक्टर में भी होती थी। अब जो है वो डिस्पेंसरी का सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया। अब आपको करना ये चाहिए कि जो हर सेक्टर में जो है एक 10 से 12-15 महल्ले का जो है वो एक हॉस्पिटल कायम करें। उसमें जो है 15-20-25 बेड्स का जो है वो हॉस्पिटल हो। उससे होगा क्या, एक तो हमारे एक बहुत बड़ी तादाद होती है सरकारी लोगों की, जिनका रिटायरमेंट के बाद मेडिकल जो है वो फ्री होता है, वो पिम्स पॉलीक्लिनिक वगैरह जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए या जस्ट रूटीन चेकअप के लिए। एक तो सबसे पहले उन लोगों के लिए आसानी होगी, अपने घर से निकलेंगे, अपने सेक्टर में सरकारी अस्पताल वहाँ पे मौजूद होगा। फिर ये खुदा ना खासा अगर लोड ज़्यादा हो जाता है, कोई किसी जैसे अभी कोविड का हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो गया था, तो आपके हर सेक्टर में जब एक छोटा हॉस्पिटल बना होगा तो आप वहाँ पर जो है वो 15-20-25 लोगों को एट अ टाइम जो है वो रिटेन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जगह कितनी होती है, 300-400 जो है वो एक हॉस्पिटल में बेड्स होते हैं। तो आप देखें ना, जब हमारे यहाँ 20 सेक्टर्स में वो छोटे हॉस्पिटल बने, तो 20 भी अगर आप उसके अंदर बैठ रखते हैं तो 400 लोगों की जगह तो वो यही हो जाती है ना।
तो फिर उसके बाद एक और बड़ा प्रॉब्लम है इस्लामाबाद में, खुदा ना खासा अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट जो है वो रवात में होता है तो उसको जो है वो 40 किलोमीटर का फासला पिम्स तक जो है वो तय करना पड़ता है, और उसका तकरीबन टाइम होता है 1 घंटा या सवा घंटा उसको रश में लग जाता है। बिल्कुल। तो बताएंगे जी ज़िंदगी जो है वो इतनी कीमती होती है, खुदा ना खासा बीच में जो है वो ज़िंदगी एक्सपायर हो जाती है, तो ये भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अच्छा, सबसे इजी निज़ाम जो है जो हमारी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, आप अगर उनको बाउंड करते कि जी हॉस्पिटल की जगह के बगैर आप हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना सकते, बिल्कुल, आपको जो है वो 15 से 20 बेड का जो वो हॉस्पिटल एक बनाना पड़ेगा, जो कि सोसाइटी खुद उसको जो है वो फंडिंग करेगी और उसको जो है वो सरकारी तरीके से जो है उसको डील किया जाएगा। उसके बाद बेशक गवर्नमेंट जो है वो उसको जो है वो खुद से मेंटेन करे, टेक ओवर कर सकती है, टेक ओवर कर सकती है, मेंटेन कर सकती है उसको। तो बहुत आसान था कि जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज़ बनी है हर जगह पे एक छोटा हॉस्पिटल बना होता। अब आप देखेंगे जी PWD में बेशुमार हॉस्पिटल है, मेरे ख्याल 45 के करीब हॉस्पिटल है, लेकिन सारे के सारे कमर्शियल हैं। उनके रेट्स अगर आप सामने से भी गुजरे तो वो कहते हैं 10,000 हमें देते, उनके रेट्स जो हैं वो इतने हाई बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर आम बंदा तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। और इस तरह के जो है वो हॉस्पिटल जो है वो मेरे ख्याल में हर सेक्टर में जो है, बल्कि अब आने वाले जितने भी सेक्टर्स हैं अभी भी जो है हमारे 20-25 सेक्टर्स जो है वो पेंडिंग है। तो CDA को और हाउसिंग अथॉरिटी को चाहिए कि जी कम से कम जो है हर सेक्टर में जो है जगह मुख्तस करें कि जी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का छोटा हॉस्पिटल बनेगा। फिर ये कि छोटा हॉस्पिटल बनाना निस्बतन आसान है, बजाय इसके कि जी आप एक बड़ा उसके लिए 5 साल प्लानिंग करें, फिर उसके लिए बजट जो है वो अप्रूव हो और फिर वो हॉस्पिटल बने और उसमें जो है वो 5-7 साल लगे, तो उतनी देर जो है वो लोग सफ़र करते हैं। एक छोटा 10 मरले 15 मरले का हॉस्पिटल जिसमें 20 से 25 बेड हो, वो तो जो है वो 6 महीने की मेहनत से वो हॉस्पिटल बन जाते हैं। सर हमें अब नेक्स्ट जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये कि इस्लामाबाद का तालीमी निज़ाम है ये भी डाउनफॉल का शिकार होता चला जा रहा है। आज से कुछ अर्सा पहले देखें तो बेहतर था, अब ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार हो गया। उसकी वजह आप क्या समझते हैं और इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है, किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है इसके तालीमी निज़ाम को? देखिए एजुकेशन में हमारे यहाँ आप इसको जो है वो कैटेगराइज करें, यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, उसके अलावा स्कूल्स हैं। अब स्कूल्स में भी 2 तरह के स्कूल्स हैं, एक जो है वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, एक जो है वो सरकारी स्कूल हैं। ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि इस्लामाबाद के बच्चे भी पढ़े होते हैं और बाहर से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। और इस्लामाबाद में जो हमारे सरकारी स्कूल है वहाँ पर बच्चों को वो छोटी एज में जो है वो दाखिल कराया जाता है, फिर उसके बाद वहीं पर उनकी एजुकेशन होती है, वहीं पर उनकी ग्रूमिंग होती है। मेरा ये तजर्बा है, मैंने कुछ सरकारी स्कूल जो है वो विज़िट किए पिछले दिनों। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि हमारे स्कूल को आप जो वो विज़िट करें, और मैं बड़ा हैरान हुआ ये देख के कि जब उन बच्चों ने बताया कि जी हमारे पास तो मैट्रिक में जब हम एग्ज़ाम्स अपने देते हैं तो हमारे पास तो ऑपरेटर्स ही नहीं होते हैं। हम प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल किस तरह से होता है कि जी हमारी वैसे हाजिरी लग जाती है, हम 7 वाले स्कूल में जाके हम हाजिरी लगवा लेते हैं। हमारे पास कंप्यूटर लैब्स हैं, कंप्यूटर वहाँ पे पड़े हुए हैं लेकिन टूटे हुए हैं, तारें नहीं लगी हुई हैं। हमें कंप्यूटर का कंसेप्ट ही नहीं है कि जी कंप्यूटर जो है वो किस तरह से ऑन होगा। हमारे पास जो है वो टीचर्स पूरे नहीं है, टीचर्स की रिफ्रेशमेंट नहीं है, टीचर्स की ग्रूमिंग नहीं है। टीचर्स हैं वो दूसरे इलाकों से आते हैं, कोई सिंध से आते हैं, कोई बलूचिस्तान से आते हैं, क्योंकि कोटा होता है उनका। बिल्कुल। वो आते हैं, फिर उसके बाद जो उनकी वो ग्रूमिंग नहीं होती कि जो इस्लामाबाद के स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए होती है, तो वो सारा का सारा जो हमारी जनरेशन के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। अब 15 साल पहले जो है इन स्कूलों से जो पढ़े हैं, अब उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर सकें, या सर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको जो वो मीट कर सकें। अब प्राइवेट स्कूल्स का ये अलमी है कि जो वहाँ पर फीसें जो है वो आसमान को टच कर रही हैं, हर बंदा वहाँ पर अपने बच्चों को दाखिल नहीं करा सकता। यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड जो है वो भी दिन ब दिन जो है वो गिरता जा रहा है। बल्कि मुझे एक एक्सपीरियंस अपने याद आ गया, मुझे एक यूनिवर्सिटी से जो है वो लेटर रिसीव हुआ कि हमारे बच्चे जो है वो पास आउट होंगे तो आप उनके इंटरव्यूज़ करें, कम से कम 2 बच्चों को जो है वो इस्लामाबाद में कहीं अकोमोडेट करें जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो मैंने तकरीबन 102 बच्चों के जो है वो इंटरव्यूज़ किए और उसमें से कोई एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसको मल्टीनेशनल कंपनी के काबिल समझें। ठीक है। बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें उनको नहीं पता थी, जिसने MBA की उसको MBA से रिलेटेड चीज़ें नहीं थी पता। तो वो स्टैंडर्ड हमारा एजुकेशन का बुरी तरह से जो वो क्लैप्स हुआ है। तो हमारे पास डिग्रियाँ तो हैं लेकिन हमारे पास विजन नहीं है, हमारे पास वो स्टैंडर्ड नहीं है। फिर हम जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, बाहर नौकरियाँ करने के लिए जाते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि हमें नौकरियाँ नहीं मिली वहाँ पर। तो वो क्या होता है कि वो स्टैंडर्ड ही हमारा वो नहीं होता कि हमें वहाँ पे नौकरी मिले। हमें फिर दोबारा से वहाँ पे जाके एजुकेशन लेनी पड़ती है, दोबारा से वहाँ पे कोर्सेज करने पड़ते हैं, फिर हम अपने आप को इस काबिल बनाते हैं 5-7 साल की मेहनत के बाद कि जी हम उन यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट्स के काबिल हो, फिर हमें वहाँ पे नौकरियाँ मिलती हैं। बिल्कुल। तो ये एक अलमिया है कि जी एजुकेशन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और स्कूलों पे खास तौर पे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है। उनके टीचर्स पूरे हों, अगर टीचर्स पूरे हों तो भी बात नहीं बनती है। रिफ्रेशमेंट कोर्सेज उनके चाहिए, उनकी ग्रूमिंग चाहिए, हर 6 महीने बाद जो है वो उनका मेंटली तौर पर आप उनका टेस्ट करें कि जी वो खुद किस काबिल है, क्या वो इस काबिल हैं कि जो हमारी जनरेशन को जो है वो रेस कर सकें। ये तो जनरेशन का सवाल है ना, ये कोई मजाक तो नहीं है। अरे बच्चे जो हैं उन्होंने जो है वो रेस कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों ने कल को जो है वो पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है, तो आप उनको किस तरीके से आप उनको क्या फैसिलिटेट करें कि जो हमारे बच्चों को जो है वो रेस करें और उनको जो है वो बेहतर ग्रूम करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो सरकारी स्कूलों के जितने टीचर्स हैं हर 3 से 6 महीने बाद जो उनके रिफ्रेशमेंट कोर्सेज हैं उनको ग्रूमिंग हो और उनके टेस्ट होगी क्या वो इस काबिल हो गए कि जो हमारे बच्चों को जो है वो तालीम दे सकें। चलिए मलिक साहब ये बताइएगा कि आपकी पार्टी को अगर ज्वाइन करना चाहे, डेफिनेटली इस्लामाबाद के लोग जब ये देखेंगे प्रोग्राम तो उनकी ख्वाहिश होगी, बहुत से लोगों की होगी सियासत में आने की, तो ज्वाइनिंग का आपने क्राइटेरिया क्या रखा है पार्टी को ज्वाइन करने के लिए?
देखिए दो तरह की पार्टियां होती हैं। एक वो पार्टी होती है जो किसी के मुकाबले में सामने आती है। रूलिंग पार्टी जो है वो काम नहीं कर रही है तो हम इनसे जो है वो बेहतर काम करेंगे तो हम इनको हराएंगे, हम आगे आएंगे, वो एक सियासत होती है। बेसिकली है तो हमारी भी सियासी पार्टी है, लेकिन हमने अपना विजन क्या रखा है, हमने इस्लामाबाद को डेवलप करना है। ठीक है। तो कोई भी ऐसा शख्स जो इस्लामाबाद का सारों से पहले तो दूर रखता हो, इस्लामाबाद के मसाइल को समझता हो और उसके पास अच्छे रिफॉर्म्स हों कि इस्लामाबाद को डेवलप कर सकता हो, वो कोई बिजनेस रिफॉर्म्स हमें दे सकता हो, पुलिस से रिलेटेड कोई रिफॉर्म्स दे सकता है, तो हम उन लोगों को वेलकम करें, बल्कि उनके पास जाने के लिए तैयार हैं कि आप आए हमारी पार्टी का जो ज्वाइन करें, हमें जो है रिफॉर्म्स दें ताकि वो इस्लामाबाद में जो इंप्लीमेंट हो सके। ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारी कौम वैसे वो जो है वो इंटेलेक्चुअल है, वो उनके हाई स्टैंडर्ड उनके माइंड्स हैं, उनकी थिंकिंग जो है उन टैलेंटेड है, उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन जो उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जगह नहीं मिलती है। बहुत सारे बच्चे इस वजह से पीछे चले जाते हैं कि उनके पास जगह नहीं होती, वो इंप्लीमेंट कैसे करें, किसको बताएं, अपना आइडिया किससे शेयर करें। हम उन तमाम बच्चों को, तमाम ऐसे लोगों को हम जो है वो वेलकम करते हैं कि आए हमारे पास, हमसे डिस्कस करें। जो जो अच्छे रिफॉर्म्स हमें मिलेंगे, जो जो बंदा हमें टैलेंटेड नजर है, उससे डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। चलें, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन आपका मंशूर तो अच्छा है, आपका नज़रिया भी बेहतर है, विजन इस्लामाबाद को बेहतर बनाने के लिए। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपको कामयाबी इसमें मिले, कि आप इसमें बेहतर तरीके से और अपने विजन के साथ जुड़े रहें, काम करें। नाजरीन, हमारे साथ तहरीक इस्लामाबाद पार्टी के बानी राशिद मलिक साहब मौजूद से, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आखिर में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में तकरीबन जितनी भी पार्टीज़ आती हैं, जब वो रजिस्टर होती हैं, जब वो अपना आगाज़ करती हैं, स्टार्ट करती हैं, जब तो इसी तरह का मंशूर लेके आती हैं, इसी तरह का वो मार्केट में जब आती हैं तो अपना एक विज़न पेश करती हैं कौम के सामने। लेकिन जो वो ऊपर मूव करती जाती हैं, इक़्तिदार के नशे में आके जब इक़्तिदार में पहुंचती हैं तो आवाम को भूल जाती हैं, अपने विज़न को कुर्बान करके वो सिर्फ़ इक़्तिदार के लालच में पड़ जाती हैं। अब देखते हैं कि तहरीक इस्लामाबाद पार्टी इस्लामाबाद के लोगों के लिए, इस्लामाबाद के जो मसाइल हैं उनको किस तरह से एड्रेस करेगी, लोगों की बेहतरी में क्या किरदार अदा करेगी, ये तो आने वाला टाइम ही साबित करेगा। अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को प्रोग्राम हक स्पेशल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।